नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि आपको हमारे इन लेक्चर्स का बेसब्री से इंतजार रहता है और हम भी यही कोशिश करते हैं कि अपने इन लेक्चर्स के जरिए हम ऐसे नए विषय लेकर आएं जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। और इसीलिए आज भी हम एक नया विषय लेकर आए हैं, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। और इस विषय के बारे में और जानने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन, जो हिंदी विभाग से हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इनके बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो ये सचिव हैं भारतीय अनुवाद परिषद के और साथ ही साथ ये अध्यक्ष हैं नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के। तो मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर पीसी टंडन साहब का। और डॉक्टर साहब, यही जानना चाहूंगी कि किस तरह से हिंदी गद्य का उद्भव हुआ और कैसे आगे इसका विकास हुआ। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी गीतिका जी ने बताया कि आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी गद्य और उसके उद्भव तथा विकास की यात्रा। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य में काव्य के विकास की पूरी यात्रा, जो लगभग 1000 वर्ष से अधिक की यात्रा है, उस पर चर्चा की थी, जिसमें अलग अलग कालखंडों के आधार पर हमने उसके स्वरूप, उसकी स्थिति पर विचार किया था। अब गद्य पर हम दृष्टि डालते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के सशक्त होने का प्रमाण उसके गद्य और पद्य दोनों रूपों की भाषा पर विचार करके ही किया जाता है। हम देख सकते हैं कि इधर जिसको सामान्यतः एक धारणा है कि गद्य का उद्भव जो है वो आधुनिक युग में हुआ है। यह ठीक है कि गद्य का विधिवत जो रूप हमारे सामने आता है वह आधुनिक युग में ही आता है, लेकिन इससे पहले भी, यानी आधुनिक युग से पहले के जो 3 कालखंड हैं हिंदी साहित्य में, जिनकी चर्चा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के रूप में की जाती है, गद्य का एक प्रारंभिक रूप हमें वहाँ भी मिलता है। हालांकि संस्कृत साहित्य के बाद और हिंदी साहित्य के आरंभ होने से पहले, यानी दोनों के बीच में जो गद्य का रूप मिलता है, वह भी एक उदाहरण है और वह भी विचारणीय एक पक्ष है कि उस गद्य का रूप कैसा था और किस क्रम से विकसित होते होते हम आज के गद्य के इस वैविध्य को और उसके उस सशक्त रूप को देख पा रहे हैं। जैसे जैसे विचार बढ़ा, जैसे जैसे नवजागरण आया, जैसे जैसे विश्व की संस्कृतियों ने भारतीय संस्कृति पर अपना प्रभाव प्रारंभ किया, उस तरह से हमें भाषा के स्वरूप को बदलने की ज़रूरत भी महसूस होने लगी। तो निश्चित ही गद्य के इस आरंभ को, कि कहाँ से हम चले थे और आज हम जिस गद्य की बात कर रहे हैं उसके विधा वैविध्य पर किस तरह से हम सोच सकते हैं, इनकी चर्चा आज हम करेंगे। और प्रारंभ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हिंदी गद्य का समुचित विकास या विधिवत विकास जो अलग अलग विधाओं के रूप में हुआ है, वह आधुनिक युग में हुआ है, जिसको हम लगभग 1850 ईस्वी के आसपास से देखते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इससे पहले हिंदी गद्य नहीं था। इससे पहले भी गद्य मिलता है, जो कि निश्चित ही असाहित्यिक गद्य था, शिथिल गद्य था और अव्यवस्थित गद्य था। जैसी व्याकरणिक व्यवस्था के तहत उसको व्यवस्था दी जाती है, वह उस तरह से उस समय नहीं थी। यह कह सकते हैं कि वह गद्य अभी चलना सीख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो विकास के साथ जुड़ता चला गया। संस्कृत से लेकर, यानी संस्कृत युग से लेकर, और खड़ी बोली जो कि एक विचार की भाषा, एक नवजागरण की भाषा, एक आधुनिकीकरण की भाषा बनकर हमारे सामने आई, इन दोनों के मध्य, यानी संस्कृत से लेकर खड़ी बोली के मध्य तक की जो यात्रा है, उसमें एक चरण हमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में मिलने वाले गद्य रूपों का भी मिलता है। लेकिन क्योंकि उसे हम हिंदी की आधार भूमि कह सकते हैं, आधारशिला कह सकते हैं, और आगे चलकर फिर जो गद्य के अलग अलग रूप हमारे सामने आए, वो हिंदी की भाषाओं और बोलियों के वैविध्य के साथ हमारे सामने आए। इसलिए हमें राजस्थानी गद्य साहित्य प्राप्त हुआ, मैथिली गद्य साहित्य प्राप्त हुआ, मराठी गद्य साहित्य प्राप्त हुआ, इसी तरह मगधी ब्रजभाषा गद्य साहित्य यह भी प्राप्त हुआ, अवधी और भोजपुरी का गद्य साहित्य भी हमें प्राप्त होता है।
इन सभी भाषाओं में, बोलियों में साहित्य का सृजन हुआ। वह काव्य सृजन की भाषाएं तो बनी ही, लेकिन उनमें भी गद्य के कुछ रूप जो प्रारंभिक रूप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह ये सारी हिंदी की भाषाएं और बोलियां वो गद्य साहित्य के साथ हिंदी की एक सशक्त गद्य आधारशिला तैयार करने वाली भाषाएं और बोलियां कहलाईं। अब अगर हम इसको हिंदी साहित्य के इतिहास विभाजन के आधार पर देखना प्रारंभ करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम इसको प्रारंभिक युग जो हिंदी का आदिकालीन साहित्य का युग कहलाता है, वहाँ गद्य की स्थिति क्या थी और उसमें कितने परिमाण में गद्य लेखन हुआ, कौन गद्य लेखक इस क्षेत्र में अपना योगदान कर रहे थे, थोड़ी दृष्टि उस पर हम पहले डाल लेते हैं। तो आदिकालीन हिंदी युग में गद्य का जो रूप मिलता है उसमें सबसे पहले हमें राउल वेल जो 10वीं शताब्दी की रचना है उसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण नाम की एक दूसरी रचना मिलती है जो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रचना मानी जाती है। फिर 14वीं शताब्दी में हमें वर्ण रत्नाकर नाम की एक तीसरी रचना मिलती है। अब विचारणीय यह है कि 10वीं शताब्दी में, फिर 12वीं शताब्दी में, फिर 14वीं शताब्दी में एक एक रचना हमें गद्य की प्राप्त हो रही है। लेकिन इस गद्य का स्वरूप क्या था और उस गद्य में जो वर्ण विषय था, जो वस्तु थी, वह क्या थी, वह भी थोड़ा सा मुझे लगता है संकेत में जान लेना चाहिए। राउल वेल जो है वह वस्तुतः गद्य और पद्य मिश्रित भाषा की रचना है, लेकिन गद्य का सबसे पहले उल्लेख या प्रयोग वहां पर मिलता है। इसको हम एक चंपू काव्य के रूप में देखते हैं। गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। राउल नायिका का सौंदर्य वर्णन, रूप वर्णन और उसके नखशिख का वर्णन इस रचना का मूल वर्ण विषय रहा है। इसके बाद इस रचना में हिंदी की जो तत्कालीन 6-7 प्रचलित और लोक स्वीकृत बोलियां थी, उनके शब्दों का रचनात्मक प्रयोग इस गद्य में और पद्य रचना में किया गया। तीसरी बात कि राजस्थानी गद्य का मुख्य रूप से प्राधान्य इस रचना में मिलता है। तो राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक सशक्त उदाहरण हमें इस राउल वेल रचना के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात अगर करें तो ये दामोदर शर्मा जो इसके लेखक हैं वो 12वीं शती के रचयिता हैं। इसको एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ के रूप में आलोचकों ने स्वीकृति दी है। हिंदी में व्याकरण लेखन की परंपरा भी संस्कृत साहित्य की तरह रही है, तो यह एक व्याकरण का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। बनारस और आसपास के जो प्रदेश हैं उनकी संस्कृति और वहाँ की भाषा और उसके आधार पर तैयार किया गया व्याकरण, यह इस रचना की मूल वस्तु है। तो इस तरह से इस रचना का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि व्याकरणिक चिंतन जो है वो इस रचना के माध्यम से हमारे सामने आता है। वर्ण रत्नाकर जो कि 14वीं शताब्दी की रचना है, वह मैथिली हिंदी गद्य का एक सशक्त उदाहरण है। मैथिली हिंदी में भी गद्य लेखन की परंपरा यहाँ से शुरू होती प्रतीत होती है और यह वस्तुतः श्रृंगार रस की रचना है। श्रृंगार रस विवेचन इसका मुख्य वर्ण विषय रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये तीनों रचनाएं हिंदी गद्य की प्रारंभिक वो रचनाएं हैं जो 10वीं, 12वीं और 14वीं शताब्दी में हमारे सामने आती हैं और इन तीनों रचनाओं ने आने वाले समय के लिए गद्य का मार्ग प्रशस्त किया। जो गद्य लेखक इस दिशा में आए उनका मार्ग प्रशस्त इन रचनाओं के माध्यम से हुआ। इसके बाद हम भक्तिकाल का जो हिंदी युग है उसकी तरफ विचार करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ गद्य की स्थिति क्या थी। भक्तिकाल जैसा कि हम जानते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है और उसका मुख्य कारण है, जिसकी चर्चा हम पहले अनेक व्याख्यानों में कर चुके हैं, कि वह अपने विषय वस्तु के कारण, भाषिक वैविध्य के कारण और जो एक सामाजिक संदेश है, उद्देश्य है, उसके कारण वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दार्शनिकता की दृष्टि से उसका अपना एक अतुल्य योगदान स्वीकार किया जाता है। उस भक्तिकालीन साहित्य में भी गद्य लेखन हुआ है। वहाँ
हम देखते हैं कि दो प्रकार का गद्य मोटे तौर पर मिलता है। एक जिसको हम ललित गद्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसे हम साहित्यिक गद्य मान लेते हैं, और दूसरा अललित गद्य या असाहित्यिक गद्य, यानी जो गैर साहित्यिक क्षेत्र हैं उनके विषयों को लेकर जो लेखन हुआ वह भी गद्य में मिलता है, और जो साहित्यिक विषय हैं उन पर भी गद्य लेखन कुछ कुछ हमें मिलता है। ये ठीक है कि उस युग की जो प्रचलित भाषाएं थी, साहित्यिक भाषाएं थी, उन्हीं के माध्यम से उस गद्य का रूप हमारे सामने आता है। ललित या साहित्यिक गद्य में हम देखते हैं कि हमें कथाएं मिलती हैं, बात मिलती है, बात एक विधा है, चरित्र चित्रण मिलते हैं, और वचनिका के रूप में भी गद्य लेखन की एक सशक्त परंपरा भक्ति काल में हमें मिलती है। जो गैर साहित्यिक या अललित गद्य का स्वरूप है इस युग में, वह थोड़ा तुलना में व्यापक है, विस्तृत है। उसमें हम देखते हैं कि एक तो वंशावलियों का लेखन गद्य में खूब हुआ, जैसा कि राजा महाराजाओं के, आश्रयदाताओं के या बड़ी बड़ी हस्तियों के वंशों का उस पूरे वंशानुगत क्रम विकास का वर्णन ऐसी वंशावलियों में हमें मिलता है। प्रश्नोत्तरियों का लेखन भी गद्य में इस युग में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। वचनामृत और पट्टावली आदि गद्य रूप भी रचनाओं के रूप में, विधाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का गद्य साहित्य के माध्यम से लेखन, यह भी इस परंपरा में शामिल होता है। दार्शनिक ग्रंथों को भी गद्य भाषा के साथ जोड़कर वर्ण विषय बनाया गया। व्याकरणिक ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र तथा खगोल शास्त्र, इन पर भी इस युग में गद्य टीकाएं, टिप्पणियां या व्याख्याएं यह तो मिलती हैं, और कहीं कहीं ग्रंथ लेखन की एक परिपाटी भी हमारे सामने आती है। बहुत सारा टीका साहित्य भक्ति काल में गद्य के माध्यम से हमारे सामने आता है, जिसका विकास आगे चलकर रीतिकाल में भी देखने को मिलता है। संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसा, अरबी और फारसी, ये क्योंकि मध्यकाल में अरबी और फारसी भाषाओं का प्रचलन खूब था, और संस्कृत साहित्य एक स्रोतस्विनी के रूप में संस्कृत भाषा भी और साहित्य भी वह हिंदी को पुष्ट कर रहा था, तो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि इसकी आधारशिला हमारे पास थी। तो ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्राकृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, अरबी और फारसी भाषा के जो दुर्लभ ग्रंथ थे या जो प्रेरक ग्रंथ थे, उनके अनुवाद भी भक्ति काल में किए गए, और उसका उल्लेख भी मिलता है, रचनाएं भी हमें उपलब्ध मिलती हैं। तो वह भी एक अध्याय है जो इसमें जुड़ता है। इसके बाद अध्यात्म का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, खगोल और ज्योतिष के साथ साथ पुराण साहित्य के लेखन की एक परिपाटी या परंपरा भी है। भूगोल पर भी इस युग में खूब लिखा गया। शकुन, अपशकुन आदि की परिपाटी को भी गद्य साहित्य के साथ जोड़कर लेखन में स्वीकृत किया गया, और गणित आदि के कुछ ग्रंथ भी हमें इस भक्तिकालीन युग में मिलते हैं, जिसमें निश्चित ही हम देख सकते हैं कि गद्य के कुछ उदाहरण विषय वैविध्य के साथ और उसकी अभिव्यक्ति शैली के वैविध्य के साथ हमारे सामने आते हैं। इस पूरे भक्तिकालीन गद्य को अगर सुविधा की दृष्टि से वर्गीकरण करते हुए हम 4 भागों में बांटें, तो वो 4 भाग 4 भाषाओं के आधार पर हमारे सामने आते हैं। जो उस समय की प्रचलित साहित्यिक भाषाएं थीं, उनमें गद्य का रूप भी हमें मिलता है। पहली ब्रजभाषा थी, जो पूरे मध्यकाल में, भक्ति और रीतिकाल में काव्य की भाषा अखिल भारतीय स्तर पर बनी हुई थी। उस ब्रजभाषा में भी गद्य लेखन पर्याप्त मात्रा में हुआ। उसके बाद खड़ी बोली गद्य का स्वरूप भी हमारे सामने मिलता है, क्योंकि खड़ी बोली का वस्तुतः जो समुचित विकास हुआ वह तो आधुनिक युग में हुआ, लेकिन खड़ी बोली के बीज हमें अमीर खुसरो की कविता में बाकायदा मिलते हैं। खड़ी बोली का पुट जो है वह हमें कबीर आदि संतों की भाषा में भी खूब मिलता है। शब्दावली वहाँ पर भी खड़ी बोली की बाकायदा अपनाई गई है। तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप हमें ब्रज भाषा में, और खड़ी बोली में गद्य का वह प्रारंभिक रूप हमें भक्ति काल में भी मिलता है। दक्षिणी गद्य भी, जो दक्षिणी हिंदी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी गद्य का एक रूप हमारे सामने भक्ति काल में आता है। और राजस्थानी जो गद्य है वह भी इस बात का
पुख्ता प्रमाण है कि राजस्थान में वहाँ की भाषाओं और बोलियों में जो साहित्य सृजन हो रहा था उसके साथ साथ गद्य लेखन भी बाकायदा वहाँ चल रहा था। तो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति की जो लहर चली थी उसके साथ साथ ये गद्य का विकास भी वहाँ पर प्रारंभ हो गया था। अब हम ब्रजभाषा गद्य आदि, खड़ी बोली गद्य आदि पर थोड़ा इस दृष्टि से विचार करें कि इन अलग अलग भाषाओं के गद्य में जो वैविध्य था और जो उनकी मौलिकता थी वो क्या थी। सबसे पहले ब्रजभाषा गद्य पर हम विचार करते हैं, क्योंकि ब्रजभाषा उस काल की बड़ी भाषा, बड़ी साहित्यिक भाषा थी। ध्रुवदास एक बड़े रचनाकार हुए हैं जिन्होंने भक्ति काल में सिद्धांत विचार नाम की एक पुस्तक लिखी। ये जो सिद्धांत विचार है ये वस्तुतः गद्य की एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें सैद्धांतिक विवेचन की आधारशिला भी हम प्राप्त करते हैं। नाभादास का अष्टायाम बहुत ही प्रसिद्ध रचना के रूप में हमारे सामने आता है। अष्टायाम भी गद्य के विकास को पुख्ता बनाने में, सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बैकुंठ मणि शुक्ल जो इस युग के रचनाकार हुए, उन्होंने भी गद्य में पर्याप्त योगदान दिया। वैशाख महात्म और अगहन महात्म नाम की दो रचनाएं जो कि दुर्लभ थीं, लेकिन वो उनका उल्लेख भी मिलता है और उनकी प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। ये भी गद्य की सशक्त रचनाएं मानी जाती हैं। इसी तरह वार्ता साहित्य के अंतर्गत भी भक्ति काल में हम 84 वैष्णवों की वार्ता की बात बार बार होती है, यह भी एक उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। बल्कि यह भी माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की अगर प्रारंभिक पृष्ठभूमि किसी ने तैयार की तो वह 84 वैष्णवों की वार्ता से ही तैयार हुई। इस तरह हिंदी गद्य में ब्रजभाषा के अंतर्गत जो लेखन हुआ वह इस तरह से हमारे सामने महत्वपूर्ण रूप में आया। इसके बाद हम भक्तिकाल में खड़ी बोली के माध्यम से जो गद्य लेखन हुआ उस पर भी थोड़ी चर्चा करें। एक जटमल नाम के रचनाकार हुए हैं जिनकी गोरा बादल की कथा बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, और जब हम गद्य साहित्य के उद्भव की बात करते हैं तो इस रचना का उल्लेख महत्वपूर्ण समझा जाता है। कुतुब शत, भोगलु पुराण और इसी तरह गजेश गोसठ ये तथा पोई सचबुंड जैसी अनेक उल्लेखनीय रचनाएं भक्ति काल की गद्य रचनाओं में शामिल होती हैं। उनका उल्लेख इतिहासकारों ने, गद्य के उद्भव विकास पर चर्चा विचार करने वाले आलोचकों ने बार बार किया है। इसी तरह दक्षिणी हिंदी, जिसको हम दक्षिण प्रदेश की दक्षिणी हिंदी के रूप में, वो भी हिंदी उर्दू या संस्कृत उर्दू आदि से मिश्रित एक अलग प्रकार की रचना पद्धति से हमारे सामने आने वाली शैली है। तो दक्षिणी हिंदी में भी गद्य लेखन की एक सशक्त परंपरा थी, जिसको हम सूफी और इस्लामी संतों के सृजनात्मक साहित्य में विशेष रूप से देख पाते हैं। इसकी भी एक लंबी सुदीर्घ परंपरा हमारे पास विद्यमान है। इसमें हिदायत नामा, शिकार नामा, तर्जुमा वजूदुल आरिफीन, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमें दक्षिणी हिंदी के माध्यम से गद्य की एक विधा के रूप में उभरती हुई प्राप्त होती हैं। गेसूद राज बंदा नवाज नाम से वो लिखते थे। इन्होंने इस तरह की रचनाओं का सृजन करके गद्य का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह बुरहाने दीन एक लेखक हैं, रचनाकार हैं। उन्होंने कल्लियमतुल हकायक नाम से एक रचना लिखी। जैसा मैंने पहले कहा कि सूफी काव्य और जो इस्लामी संत हैं उनमें सृजन करने वाले लोगों ने इस दक्षिणी हिंदी को अपनाया और इसके माध्यम से कविता भी, काव्य भाषा भी और गद्य भाषा भी, इनको विकसित करने का उल्लेखनीय कार्य किया। मौला अब्दुल्ला नाम के एक रचनाकार हुए। उन्होंने एहका मुस्सलात नाम से एक दुर्लभ गद्य ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। सबरस नामक रचना जो कि मुल्ला वजही द्वारा लिखी गई, वह भी इस परंपरा में एक उल्लेखनीय रचना मानी जाती है। इसी तरह अब्दुस्पाद विरचित, अब्दुस्पाद नाम के एक रचनाकार हैं। उन्होंने तफसीर बहावी नाम की एक रचना गद्य का एक सशक्त उदाहरण बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत की। तो हम देख सकते हैं कि ब्रजभाषा का गद्य, खड़ी बोली का गद्य, इसी तरह दक्षिणी हिंदी का गद्य, और चौथा और अंतिम चरण इस मध्यकालीन
गद्य लेखन का राजस्थानी गद्य है। उसमें भी बहुत सारे रचनाकारों ने अपना योगदान किया। मारवाड़ी में गद्य लेखन की यूँ भी हम देखते हैं कि एक सशक्त और समृद्ध परंपरा, सुदीर्घ परंपरा मिलती है। जो मारवाड़ी साहित्य है, मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ, वहाँ गद्य लेखन की परंपरा बहुत पहले से विद्यमान है। इनके गद्य साहित्य में जिन रचनाओं का उल्लेख बाकायदा इतिहास लेखकों ने किया है, उनमें तत्व विचार प्रकरण एक बड़ी उल्लेखनीय रचना है। षडावश्यक बालावबोध नाम की एक दूसरी रचना है। पृथ्वी चंद्र चरित नाम की एक तीसरी रचना है। इसी तरह घनमाल देशमाला, योग शास्त्र, षष्टि शतक, आदिनाथ चरित्र, कालिकाचार्य कथा और गणित सार आदि अनेक ऐसी रचनाएं उपलब्ध हैं जो संग्रहों में बाकायदा विद्यमान हैं, मौजूद हैं, और उन पर हमें अभी शोध की दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है, उनका विवेचन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक रचनाएं प्रमाण रूप में हमें मिलती हैं जो ये बताती हैं कि हिंदी के जिस गद्य की बात हम करते हैं, वस्तुतः उसका इतिहास भी उतना ही मजबूत और सशक्त इतिहास रहा है। इसी तरह भाषा शैली की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से और सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से इस भक्तिकालीन गद्य का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने आता है। हम उस समय की संस्कृति को, उस समय की सोच को, उस समय की साहित्यिक वस्तु को, विचार विमर्श के केंद्रीय बिंदुओं को इस गद्य के माध्यम से देख सकते हैं और हम विचार कर सकते हैं कि हमारा जो बीता हुआ कल है वो क्या था और कैसे सोचता था। इसके बाद रीतिकालीन जो हिंदी युग है उसमें गद्य लेखन के कुछ नए रूप हमारे सामने आए। निश्चित ही रीतिकाल में गद्य की स्थिति आदिकाल और भक्तिकाल से कहीं बेहतर हो गई और इस युग के कवियों ने अपने शास्त्रीय ग्रंथों का चिंतन करते हुए, शास्त्रीय ग्रंथों का निरूपण करते हुए जो कठिन विषय थे उनकी टिप्पणियाँ, उनकी टीका, उनकी व्याख्या आदि का काम भी इन कवियों ने किया, क्योंकि जिन आश्रयदाताओं के आश्रय में ये कवि रहते थे, जिनके लिए ये शास्त्र के ग्रंथ तैयार कर रहे थे, एक कवि शिक्षक की भूमिका निभाते हुए कविता कैसे लिखी जाए ये बता रहे थे। उनको यह भी बताना आवश्यक था कि काव्य के अंग कौन कौन से हैं, उन अंगों का विधिवत शास्त्रीय विवेचन करके उनको समझाना आवश्यक था कि अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, छंद क्या होता है। इसके लिए उन्होंने जिन ग्रंथों का सृजन किया उनमें शास्त्र के उन तमाम विषयों को जो संस्कृत साहित्य में पहले से विवेचित थे, जो संस्कृत के काव्यशास्त्र में पहले से विद्यमान थे, उनको हिंदी के काव्यशास्त्र में उतारा और फिर टीका टिप्पणी के लिए, व्याख्या के लिए ब्रज भाषा गद्य को एक सशक्त माध्यम बना लिया। इस तरह हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो हमारे सामने चार भाषाओं के गद्य आते हैं वह ब्रजभाषा गद्य है, राजस्थानी गद्य है, खड़ी बोली गद्य है और दक्षिणी हिंदी का गद्य यहाँ भी विद्यमान है। रीतिकालीन गद्य लेखन को अगर हम वस्तु के आधार पर, विषय वैविध्य के आधार पर, विधाओं के आधार पर विभक्त करके देखें तो हम देख सकते हैं कि यह युग गद्य की दृष्टि से निश्चित ही समृद्ध युग था। कथा, कहानी, वार्ता, बात, वर्णन, चरित्र, वचनिका, टीका, गोसठ, परिचय, जीवनी, नाटक, नाटिका तथा वंशावली आदि बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी विधाएं हैं जिनमें गद्य लेखन हुआ और गद्य के माध्यम से इन विधाओं में लेखन करते हुए एक तरह से हिंदी को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस युग के गद्य साहित्य का मूल प्रतिपाद्य अगर हम देखें कि उन्होंने किस प्रकार की विषय वस्तु को इन तमाम रचनाओं और विधाओं में आत्मसात किया, शामिल किया, उनमें धर्म, दर्शन और अध्यात्म ये एक क्षेत्र था जो गद्य के माध्यम से निरंतर हमारे सामने आता रहा। फिर भूगोल, इतिहास, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र आदि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी गद्य लेखन रचनाकारों द्वारा हुआ। काव्यशास्त्र पर जैसा मैंने पहले कहा, प्रश्न शास्त्र और शकुन शास्त्र
इन पर भी गद्य भाषा के माध्यम से हमारे सामने बहुत सारी ऐतिहासिक परंपराएं प्रस्तुत हुई। सामुद्रिक विज्ञान, गणित और व्याकरण लेखन की एक परिपाटी, एक परंपरा भी इस युग में हमारे सामने आती है। इस तरह हम देखते हैं कि रीतिकाल में जो गद्य लेखन हुआ वह अगर भाषाओं के आधार पर हम चिंतन या विचार करें तो सबसे पहले हमारी दृष्टि फिर से ब्रज भाषा लिखित गद्य साहित्य पर जाती है, क्योंकि जो उत्तर मध्य काल है जिसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, उस युग की मुख्य काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। हालांकि गौण रूप से अगर हम देखें तो अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में भी साहित्य सृजन हुआ, लेकिन ब्रजभाषा पूरे भारत में काव्य भाषा के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो जो गद्य साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया रीतिकाल में, उनमें बहुत उल्लेखनीय रचनाएं जो जिनकी चर्चा अगर हम करें तो एक तो 84 वैष्णव की वार्ता बहुत महत्वपूर्ण रचना है। 252 वैष्णवों की वार्ता ये एक दूसरी रचना है। इन दोनों रचनाओं को हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आधारशिला मानते हैं। नित्य सेवा प्रकार एक तीसरी रचना है। इसी तरह वन यात्रा, भाव सिंधु, रहस्य भावना, अष्टांग योग, बैताल पचीसी और नासिकेतोपाख्यान नाम की एक रचना है जिसका उल्लेख अभी आगे हम करेंगे। विचार माला और भागवत भाषा आदि अनेक रचनाएं हैं जो रीतिकाल की गद्य रचनाओं के रूप में बहुत ही उल्लेखनीय, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस तरह रीतिकाल में ब्रजभाषा गद्य लेखन की सशक्त परंपरा हमारे सामने आई और खड़ी बोली गद्य लेखन भी इस युग में हुआ। इसमें एकादशी महिमा, इसी तरह सीधा रास्ता, सुरासुर निर्णय, गोसट गुरु, मिहिर बानु, पोथी हरिजी, विवेक सार, जन्म साखी गुरु नानक जी और वशिष्ठ भाषा आदि वो रचनाएं हैं जिनमें हम आधुनिक खड़ी बोली के उस रूप को प्रारंभिक अवस्था में देख सकते हैं जो रीतिकाल की देन है। इस तरह दक्षिणी गद्य में भी हम रीतिकाल में सृजन देखते हैं। इसी तरह तूती नामा, तारीख जापान, गुलदस्ताए हिंद तथा मजमुआ नुस्खे जात, ये चार महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो उस समय की दक्षिणी गद्य भाषा में हमारे सामने अवतरित होती हैं, प्रस्तुत होती हैं। राजस्थानी गद्य में भी रीतिकाल में काफी लिखा गया। रत्ना हमीर री बात, रत्ना हमीर री बात, राव अमर सिंह री बात, बीरबल री बात, दलपति विलास, राज रूपक और नैनसी ख्यात, ये कुछ रचनाएं हैं जो राजस्थानी भाषा और बोलियों के माध्यम से गद्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो गद्य रूप है यह राजस्थान में भी था, ब्रज क्षेत्र में भी था, या इन दोनों से बाहर जहां जहां कहीं भी हिंदी में लेखन हो रहा था वहां भी विद्यमान था। अवध प्रदेश और अवधी भाषा में भी गद्य लेखन हुआ रीतिकाल में। रस विनोद, सगुनावती, व्यवहार पाद, कबीर बीजक और परम धर्म निर्णय आदि ऐसी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो हमें अवधी भाषा के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो रीतिकाल का 200 साल का कालखंड है जिसको हम 1700 से 1900 तक का कालखंड मानते हैं, इसमें भी बहुत सारी गद्य रचनाएं लिखी गईं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की गद्य टीकाएं लिखी गईं और भिखारीदास नाम के रीतिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने तो काव्य निर्णय नाम का जो ग्रंथ लिखा उसमें गद्य के माध्यम से जो टीकाएं टिप्पणियां की हैं उनको हम गद्य का एक सशक्त उदाहरण मानकर बार बार उद्धृत भी करते हैं। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि रीतिकाल में जो गद्य हमारे सामने आया वह उस तरह से प्रबल भले ही नहीं था जैसा कि आधुनिक युग में आकर हुआ, लेकिन आदिकाल से भक्तिकाल और भक्तिकाल से रीतिकाल तक आते आते इस गद्य साहित्य का एक क्रमिक विकास अवश्य हुआ और उस क्रमिक विकास में भाषा वैविध्य, विषय वस्तु वैविध्य, रचना पद्धति वैविध्य या शैली वैविध्य आदि को हम देख सकते हैं। और गद्य लेखन की बहुत सारी शैलियां मध्यकाल में, रीतिकाल में हमारे सामने आई। कोई गद्य लेखन पद्धति को अपने ढंग से विकसित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन
कोई बहुत उल्लेखनीय पद्धति या शैली इस तरह से नहीं बन पाई जिसको हम आज बाकायदा रेखांकित कर सकें या उद्धृत कर सकें। रीतिकाल के उत्तरार्ध में आकर गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगी थी। यानी रीतिकाल का जो बाद का हिस्सा है, जो पश्च भाग है, उनमें खड़ी बोली का प्रवेश लगभग होना प्रारंभ हो गया था और उसकी प्रतिष्ठा बनने लगी थी। और यहीं से ब्रजभाषा काव्य की भाषा के रूप में और गद्य की भाषा के रूप में धीरे धीरे पिछड़ने लगी थी, बल्कि यह कह सकते हैं कि उसकी उपेक्षा भी होने लगी थी। ब्रजभाषा गद्य केवल ब्रज प्रदेश तक सीमित होकर रह गया था। विषय की दृष्टि से यह भाषा केवल राधा कृष्ण उपासकों तक सीमित होने लगी थी। यानी जो अखिल भारतीय रूप था वह संकुचित सीमित होता होता ब्रज प्रदेश तक आ गया और विषय वस्तु का जो वैविध्य था वह अब केवल राधा कृष्ण की वस्तु तक सीमित होने लगा था। धीरे धीरे ब्रजभाषा गद्य, अवधी गद्य, राजस्थानी गद्य, इन सब पर भी खड़ी बोली गद्य जो प्रवेश कर रहा था उसका प्रभाव प्रकट दिखाई देने लगा था, स्पष्ट दिखाई देने लगा था। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप, जो जिस आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य की बात अब हम करते हैं, जो भारतेंदु युग से जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहे हैं, उसके बीज हमें, जैसा पहले मैंने कहा कि अमीर खुसरो में और कबीर आदि संतों के साहित्य में मिलता था, वही रूप यहाँ आकर मुखर हो गया, विकसित हो गया। अकबरी दरबार के रीतिकाल के एक बड़े चर्चित और प्रसिद्ध कवि, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्नों में एक गंग नाम के कवि भी थे। गंग नाम के कवि बड़े भारी योद्धा भी थे और कवि भी थे। उन्होंने सन 1570 ईस्वी के आसपास एक खड़ी बोली हिंदी गद्य की बड़ी दुर्लभ और महत्वपूर्ण रचना का सृजन किया, जिसको हम चंद छंद वर्णन की महिमा नाम से जानते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा। इस रचना में गंग कवि ने पहली बार ब्रजभाषा गद्य का और खड़ी बोली गद्य का विशेष रूप से एक सशक्त उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस खड़ी बोली गद्य पर ब्रजभाषा की छाप थी। पहले मैंने कहा कि रीतिकाल के उन तमाम भाषाओं के गद्य पर खड़ी बोली की छाप पड़ने लगी थी। यहां मैं यह कह रहा हूं कि इनके इस खड़ी बोली गद्य पर ब्रजभाषा की कुछ कुछ छाप थी, क्योंकि मूलतः ये ब्रजभाषा के कवि थे, तो इनका जो संस्कार था वो ब्रजभाषा का था। लेकिन इन्होंने खड़ी बोली के माध्यम से गद्य लेखन करके इस रचना के द्वारा एक नया रास्ता, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। गोरखसार को कुछ आलोचक हिंदी गद्य का पहला ग्रंथ मानते हैं और इसके 200 वर्षों बाद, यानी लगभग सन 1741 तक आते आते राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ नाम की एक रचना गद्य भाषा में लिखी थी, जिसको हम खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक किंतु परिमार्जित रूप मानते हैं। रचना तो वो प्रारंभिक थी, लेकिन खड़ी बोली गद्य में भी एक परिमार्जन करने का पहल या साहस इनके माध्यम से हुआ था, इसलिए हम उसका ऐतिहासिक महत्व आज भी स्वीकार करते हैं। सन 1761 तक आते आते पंडित दौलत राम ने पद्म पुराण नाम की उस ऐतिहासिक और पौराणिक रचना का अनुवाद किया। इस अनुवाद से भी जो गद्य लेखन था उसको ताकत मिली, उसको शक्ति मिली। इसी तरह 1783 तक आकर एक अज्ञात लेखक, जिनके बारे में ये ज्ञात नहीं कि वो लेखक कौन थे, उन्होंने मंडीवर का वर्णन नाम से एक गद्य रचना लिखी, जो ऐतिहासिक रचना के रूप में आज भी स्वीकार की जाती है। खड़ी बोली गद्य के विकास का वस्तुतः यह पहला चरण था, जो आदिकाल से लेकर, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से जिसका प्रारंभ माना, यानी संवत 1050 से लेकर और इधर 1783 तक आते आते, सन 1783 तक आते आते ये जो प्रथम चरण था, इसमें गद्य का हमने चलना और धीरे धीरे उठना, फिर आगे बढ़ना, फिर विकसित होना, क्रमशः परिमार्जित होना, इस यात्रा को देखा। इसके बाद से
गद्य का, हिंदी गद्य लेखन का एक दूसरा चरण प्रारंभ होता है। यह जो दूसरा चरण है निश्चित रूप से ये पहले चरण से विकसित, पुख्ता और परिपुष्ट चरण माना जाता है। इस चरण में हम देखते हैं कि अंग्रेजी प्रशासन जिसका हमारे देश में आगमन हुआ और अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता देश की चली गई, तो निश्चित रूप से उनके सामने चिंता का विषय यह था कि उन लोगों को ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा आदि तो आती नहीं थी। तो उनको लगा कि विचार की, विनिमय की, प्रशासन की और चिंतन की और तमाम तरह से देश को गवर्नेंस देने की, उसको संयोजित करने की एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो उनका प्रशासन भी ठीक चले और धीरे धीरे देश का जो भी लाभ वो ले सकते हैं वो ले सकें। तो अंग्रेजी प्रशासन, शिक्षा का विकास, ईसाई धर्म का प्रचार, उसके बाद प्रेस की, मुद्रण की स्थापना, उद्योगों का आगमन, ये कुछ ऐसे प्रेरक कारण हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के रूप स्वरूप को बदला, उद्देश्य को बदला, भाषा की रचना पद्धति को बदला, शैली को बदला और हमारे सामने एक पुख्ता गद्य आने लगा। इंग्लैंड से जो अधिकारी भारत में आ रहे थे, जिनको विधिवत एक दायित्व देकर, एक कार्य देकर यहाँ भेजा जा रहा था, उनको खड़ी बोली हिंदी कैसे सिखाई जाए, उनको उर्दू, हिंदुस्तानी भाषाओं का ज्ञान कैसे दिया जाए। तो एक प्रकार से भाषा शिक्षण यह उस समय महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि प्रशासनिक सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए ब्रज भाषा, अवधी भाषा या भोजपुरी और मैथिली भाषा वो उस तरह से उन्हें समर्थ नहीं लग रही थी और इन भाषाओं के माध्यम से प्रशासन की कोई परंपरा रही भी नहीं थी। उर्दू, अरबी, फारसी ने हम पर प्रशासन की दृष्टि से काम किया था या फिर अंग्रेजी भाषा के आगमन के बाद ये कार्य शुरू हुआ। तो सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की विधिवत स्थापना केवल इसी उद्देश्य के साथ की गई कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ अधिकारी बनकर आ रहे थे उनको हिंदी में शिक्षण देना अनिवार्य था। उनको खड़ी बोली क्या है, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था क्या है, उसमें कामकाज कैसे किया जा सकता है, उसके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की टेक्निक या तकनीक क्या हो सकती है, इस सारे के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विधिवत की गई। इस कॉलेज में एक सुनियोजित लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस कार्य की सिद्धि के लिए इस कॉलेज में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो गद्य शिक्षण या खड़ी बोली के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने की पद्धति आदि पर विधिवत काम करें और देखें कि अंग्रेज शासकों को या प्रशासकों को इस दिशा में निपुणता कैसे दिलाई जा सकती है। हिंदी सीखने, शिक्षण देने, शिक्षण प्राप्त करने के लिए अलग अलग भाषाओं के पंडितों या विद्वानों की नियुक्तियां करने का एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाया गया। देखिए किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश पर राजपाट को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भाषा नीति निर्धारित की और ये कहा कि जिस देश पर राज करना है उस देश की भाषा भी आनी चाहिए। उस देश की भाषा सीखने के लिए, क्योंकि एक तरफ अंग्रेजी थी जो उनकी भाषा थी, एक तरफ हमारी भाषा थी, तो दोनों भाषाओं में दक्षता रखने वाले लोगों को इस पूरी भाषा नीति से जोड़ने की एक सुविचारित योजना बनाई गई और इसके लिए उन्होंने दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति चुने जिनको हम आज भी बड़े सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी के विकास में जो खड़ी बोली का आरंभिक युग है उसको सुनियोजित बनाने, व्यवस्थित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किया। पहले विद्वान हैं जिनको हम लल्लू लाल जी के नाम से जानते हैं और दूसरे विद्वान का नाम है श्री सदल मिश्र। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी भी जानते थे, जो संस्कृत भी जानते थे, जो हिंदी भी जानते थे और उर्दू, फारसी, अरबी फारसी आदि का ज्ञान भी उनके पास था। धीरे धीरे इस परिपाटी में, इस परंपरा में, इस श्रृंखला में अंग्रेजों ने कुछ अन्य नामों को जोड़ने का सिलसिला भी प्रारंभ किया, जिसमें मुंशी सदासुख लाल नियाज का नाम शामिल हुआ। क्योंकि दो विद्वानों से काम नहीं चल रहा था तो इनकी सेवाएं लेना भी अंग्रेजों ने उचित समझा और इसके बाद
इंशाअल्लाह खां नाम के एक चौथे विद्वान को भी इस अभियान में जोड़ा गया। अब ये जो 4 बड़े नाम हैं जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रारंभिक स्वरूप हमारे सामने विकसित हुआ, एक व्यवस्था उसे मिली, एक व्याकरणिक संरचना उसे प्राप्त हुई और धीरे धीरे उसे परिमार्जन की ओर ले जाने का एक कार्य हुआ, वो इन 4 विद्वानों के माध्यम से हुआ। आज हम जिस खड़ी बोली में न जाने कितनी विधाओं का सृजन कर रहे हैं, नई नई विधाएं भी उसमें जुड़ती जा रही हैं और एक लंबी सुदीर्घ 150-200 साल की परिपाटी हमने एक खड़ी कर दी है। उसकी वस्तुतः भूमिका बनाने का काम, उसकी आधारशिला या पृष्ठभूमि तैयार करने का काम इन 4 विद्वानों ने किया। अब ये जो चारों विद्वान हैं, इनका कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान क्या है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। लल्लू जी लाल, जिनका समय जो है वो सन 1763 से 1825 ईस्वी माना जाता है। हम देख रहे हैं कि ये जो कार्य समय है ये कुल मिलाकर रीतिकाल का उत्तरार्ध और आधुनिक काल का आरंभिक काल माना जाता है। आगरा के निवासी लल्लू लाल जी फारसी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, आधिकारिक ज्ञान था इनके पास। लल्लू लाल जी को भाषा मुंशी के रूप में, भाषा मुंशी उस तरह का पद नाम, डेजिग्नेशन था जिसको आगे चलकर हम हिंदी शिक्षक के रूप में देखते हैं। भाषा मुंशी के पद पर इनको नियुक्त किया गया और इनका कार्य हिंदी तथा उर्दू पढ़ाने का, यानी इन दोनों भाषाओं के शिक्षण का कार्य सुनिश्चित किया गया कि आपको अंग्रेज प्रशासकों को या इंग्लैंड से आने वाले उनके अधिकारियों को इन दोनों भाषाओं का विधिवत शिक्षण करना है। लल्लू लाल जी ने इस कार्य के साथ साथ प्रकारांतर से हिंदी के विकास को, गद्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। खड़ी बोली की दृष्टि से उनका प्रेम सागर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह चतुर्भुज दास, जो कि बड़े चर्चित और प्रतिष्ठित रचनाकार हिंदी के रहे हैं, उन्होंने भागवत का सृजन किया था। उन चतुर्भुज दास के भागवत का हिंदी गद्य में अनुवाद यहाँ लल्लू लाल जी ने किया था और संस्कृत निष्ठ हिंदी में यह अनुवाद हमारे सामने आया था। इस प्रकार अनूदित रचनाओं ने भी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। सदल मिश्र, जिनका समय 1768 से लेकर 1847 ईस्वी माना जाता है, ये बिहार के आरा क्षेत्र के रहने वाले थे और संस्कृत और हिंदी के ये भी आधिकारिक विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। नासिकेतोपाख्यान इन्हीं की रचना है। नासिकेतोपाख्यान आज भी हिंदी की एक ऐतिहासिक गद्य रचना के रूप में स्वीकार की जाती है। संस्कृत से खड़ी बोली में और खड़ी बोली हिंदी से संस्कृत में बहुत सारी महत्वपूर्ण और चर्चित रचनाओं का अनुवाद। देखिए, ये जो अनुवाद करने का कार्य है ये भी दुर्लभ कार्य है। संस्कृत से खड़ी बोली हिंदी में और खड़ी बोली हिंदी से संस्कृत में, ये दोनों तरह का अनुवाद ये कठिन काम है, लेकिन एक व्यक्ति ने इस दोनों कामों को अपनाया और उसके माध्यम से खड़ी बोली। डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। हेलो जी, बोलिए। हेलो कि भविष्य में हिंदी के अध्ययन में रोजगार की क्या अवसर है? जी, रोजगार के अवसर जानना चाहते हैं हिंदी के जरिए, हिंदी के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से अध्ययन में। जी, हाँ जी, देखिए, हिंदी के अध्ययन में रोजगार की संभावनाओं पर इसी चैनल से आप एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम पूरा व्यक्तिगत रूप से हो चुका है, अलग से हो चुका है, स्वतंत्र रूप से। अगर आप चाहें तो मैं समझता हूं उसे जो हमारा संग्रह है उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये एक अलग विषय है असल में, जिस पर हम बात कर रहे हैं गद्य की विकास पर, उस पर चर्चा विस्तार से नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको ये संक्षेप में बता दूं कि मीडिया के क्षेत्र में, अनुवाद के माध्यम से, प्रशासन के क्षेत्र में, या आजकल ऑडियो विजुअल जो साहित्यिक और भाषिक विकास हो रहा है उसमें रोजगार के क्षेत्र बहुत हैं। और इस दृष्टि से जो हिंदी में अनुवाद या हिंदी से अनुवाद हो रहा है भारतीय भाषाओं से या विदेशी भाषाओं से, उसमें रोजगार की संभावनाएं अनंत हैं।
इंटरप्रेटर के रूप में या सिनेमा के रूप में। आप देखिए भारतीय और विदेशी सिनेमा सारा अनुवाद के माध्यम से आ रहा है हमारे सामने। आज हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारे दक्षिण भारतीय या हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों के सिनेमा को हिंदी में देख सकते हैं। उनकी टाइटलिंग हो रही है, उनके डायलॉग राइटिंग हो रही है, कैप्शनिंग हो रही है, विज्ञापन हिंदी में बन रहे हैं, प्रचार प्रसार की सामग्री हिंदी में बन रही है, कोटेशन हिंदी में बन रहे हैं। ये सारा काम रोजगार के रास्ते खोल रहा है। और रेडियो टीवी पर चाहे वो धारावाहिकों को हम उनके संवादों को देख लें, चाहे वो हम आंखों देखे हाल के रूप में कमेंट्री आदि को देख लें, तमाम क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। वस्तुतः हिंदी के आधिकारिक ज्ञान की आवश्यकता है, प्रामाणिक ज्ञान की आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ असीम डॉक्टर और साहब अनंत के इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जितने भी श्रोता इस वक्त हमें देखने वाले देख रहे हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा। साथ ही साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। हेलो जी, हेलो। हाँ मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, गद्य साहित्य की इतनी सुंदर व्याख्या करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत जी। शुक्रिया जी। और मैं पूछिए। जानना चाहता हूँ कबीर आज के दौर में कितने प्रासंगिक हैं? कबीर, देखिए ये भी कबीर आज वैसे के दौर में कितने प्रासंगिक हैं? हाँ, ये भी वैसे तो विषयांतर है इस प्रश्न पर चर्चा करना, लेकिन फिर भी मैंने जब भक्तिकाल के संदर्भ में अपनी बातचीत की है, जो कि YouTube पर मुझे लगता है सारे उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज भी कबीर द्वारा अपने काव्य के माध्यम से जो समस्याएं और जिन चुनौतियों पर विचार किया गया है, वो सारी समस्याएं और चुनौतियां आज भी उसी तरह विद्यमान हैं। प्रसंग में रहना, या जिसको हम कहते हैं रेलेवेंस ऑफ पोइट्री, कबीर की कविता की रेलेवेंस या उसकी प्रासंगिकता आज भी इस रूप में है, क्योंकि उनके जो काव्य संदेश हैं वो आज भी उतने ही सार्थक और महत्वपूर्ण हैं। जो वो चाहते थे, जो वो संदेश देना चाहते थे, वो अभी भी अपेक्षित आवश्यक है। जी, उम्मीद करते हैं कि इनको जवाब मिल गया होगा। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे एक व्यक्ति के बारे में जो परिवर्तन की जब आप बात कर रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस लेक्चर को। जी, मैं चर्चा कर रहा था कि सदल मिश्र नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की, जो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण रचना थी, और संस्कृत खड़ी बोली और खड़ी बोली संस्कृत में बहुत सारे अनुवाद भी किए। निश्चित ही सदल मिश्र ने एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को सरल, सहज, सुगम और बोधगम्य बनाने के साथ साथ लचीला भी बनाया। उनका मानना यह था कि जब तक यह खड़ी बोली गद्य संप्रेष्य नहीं होगा, तब तक स्वीकार्य नहीं होगा। तो उन्होंने सरलता और सहजता की दृष्टि से इस गद्य के एक अलग रूप और शैली का निर्धारण करने का रचनात्मक काम किया। इसके बाद तीसरा नाम, जैसा चर्चा हमने की, मुंशी सदासुख लाल नियाज का आता है। सदासुख लाल जी का समय सन 1746 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक माना जाता है। ये दिल्ली के निवासी थे और उर्दू फारसी में नियाज नाम से, नियाज उपनाम से ये लेखन करते थे। भागवत के आधार पर इनकी लिखी हुई सुख सागर तरंग रचना हिंदी साहित्य में बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ये तत्सम प्रधान शब्दों के प्रयोग के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि जिस खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हम कर रहे हैं, उनमें तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि भाषा के शुद्ध और मानक रूप की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हिंदी के भावी साहित्यिक रूप का जो पूर्व आभास है वो इनकी गद्य भाषा के माध्यम से हमें मिलता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि आने वाले कल की आहट जो है वो इस गद्य के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने विष्णु पुराण के आधार पर एक रचना भी लिखनी प्रारंभ की, जो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आधी अधूरी रचना के रूप में वो हमें प्राप्त होती है। इसी तरह इंशा अल्लाह खां, जो एक चौथे जिनको हम मील का पत्थर इस गद्य विकास में मानते हैं, उनका नाम आता है। सन 1764 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल या समय माना जाता है। ये भी दिल्ली निवासी थे मूलतः, लेकिन मुगल दरबारों से ये संबद्ध रहे। अब मुगल दरबार से संबद्धता के कारण इनको फारसी, अरबी और उर्दू आदि भाषाओं का तुलना में आधिकारिक ज्ञान था, ज़्यादा अच्छा ज्ञान था, क्योंकि मुगल बादशाह के साथ संबद्ध रहकर कामकाज करना था। खड़ी बोली गद्य में भी इन्होंने महारत हासिल कर ली थी। तो
बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता अगर भाषा के विकास के लिए काम करता है तो निश्चित ही वह उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण हो जाता है। रानी केतकी की कहानी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है जो वस्तुतः आज भी कभी कभी हम कहानी के विकास की बात करते हैं तो प्राथमिक कहानी के रूप में उसकी चर्चा करते हैं। यह प्रौढ़ खड़ी बोली हिंदी की रचना का एक सशक्त उदाहरण मानी जाती है। इनका गद्य पहले के तीनों भाषाविदों से कहीं अधिक रोचक, मनोहर और सहज ग्राह्य था। यानी कुल मिलाकर हम देखते हैं कि लल्लू लाल जी से लेकर और इंशाअल्लाह खां तक आते आते इन चारों में भी गद्य के विकास का परिमार्जन हुआ। न केवल विकास हुआ बल्कि परिमार्जन हुआ, उसका स्वरूप धीरे धीरे निखरता चला गया। ईसाई प्रचारक और खड़ी बोली गद्य, ये एक तरह से हिंदी गद्य का तीसरा चरण हम इसको मान सकते हैं। यहाँ तक आते आते कुछ इस प्रकार के माने सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन हमें देखने को मिले जिसमें जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था उसने विशेष रूप से गद्य भाषा के स्वरूप निर्धारण में, विकास आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। अब गद्य को उससे क्या लाभ हुआ, गद्य विकास में उससे क्या कमियां या त्रुटियां आईं, उन पर भी थोड़ी दृष्टि हम डाल लें। ईसाई प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार को, वो विश्व स्तर पर धर्म प्रचार का एक मोटो, एक उद्देश्य उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने बाइबल नाम का जो उनका धार्मिक ग्रंथ है उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद कराने का एक अभियान चलाया था। हम जानते हैं कि विश्व की भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ, तो जब खड़ी बोली गद्य के माध्यम से बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ तो निश्चित ही एक नया रूप, एक नया स्वरूप हमारे सामने आना प्रारंभ हुआ। अनेक पाठ्य पुस्तकें जिसके माध्यम से निश्चित ही उद्देश्य था धर्म का प्रचार, लेकिन जो टेक्स्ट बुक थी, जो पाठ्य पुस्तकें थी, वह भी उन्होंने लिखवाई जिसमें खड़ी बोली को अपनाया। धर्म प्रचार की सामग्री खड़ी बोली गद्य के माध्यम से, जो प्रचार प्रसार की सामग्री थी जिससे धर्म का अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार हो, प्रचार हो, उसके अनुयायी बढ़ें, यह लक्ष्य उनके साथ था, तो उन्होंने इस क्षेत्र में भी काम किया। स्कूल बुक सोसाइटी, ऑर्फेंस प्रेस की स्थापना और नागरी लिपि में टाइप, टंकण की व्यवस्था, ये भी उस जमाने में धीरे धीरे प्रारंभ होना दिखाई देता है। यानी अगर हम यह कहें कि ईसाई धर्म के प्रचार का उद्देश्य खड़ी बोली हिंदी के विकास का भी एक कारण बन गया, तो संभवतः यह गलत नहीं होगा। ईसाई प्रचारकों ने अपने लक्ष्य की सिद्धि के साथ साथ प्रकारांतर से हिंदी के गद्य का विकास भी किया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए वो ऐतिहासिक उनका योगदान इस दृष्टि से है। हिंदी में यहीं से बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन भी प्रारंभ हुआ। ऐसा होने से क्योंकि जहाँ जहाँ पत्र पत्रिकाएं पहुँचती थी वहाँ वहाँ भाषा पहुँचती थी, वहाँ वहाँ गद्य भाषा की स्वीकृति बढ़ती थी, तो निश्चित ही ये भी एक रचनात्मक पहल इस क्षेत्र में हुई थी। खड़ी बोली गद्य विकास का एक मंत्र बनता चला गया। यानी अगर खड़ी बोली गद्य को हम राष्ट्रीय स्तर पर विकास का एक मूल मंत्र मान लें तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से परिवर्तन हुआ समाज में, संस्कृति में, हमारी सोच में, और बहुत सारे जो उल्लेखनीय कार्य और जो परिवर्तन जिसको हम नवजागरण के रूप में, नव परिवर्तन के रूप में देखते हैं, उसमें गद्य भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक उल्लेखनीय परिवर्तन फिर आता है जब समाज में सांस्कृतिक चिंतन करने वाले, विचार करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले कुछ राजनेताओं का, कुछ धर्म प्रचारकों का, कुछ समाज सुधारकों का आगमन होता है। तो वहाँ निश्चित ही जन सामान्य तक पहुँचने के लिए, अपनी बात, अपने संदेश को कहने के लिए ये इस भाषा को यानी खड़ी बोली के गद्य रूप को वहाँ भी स्वीकार किया गया। उनमें राजा राममोहन राय जिनका नाम उल्लेखनीय है, उन्होंने बंगदूत नाम से एक पत्र प्रारंभ किया खड़ी बोली के माध्यम से, और कलकत्ता से ये इसका प्रकाशन हुआ और इसने अखिल भारतीय स्तर पर रचनात्मक काम किया। जुगल किशोर शुक्ल नाम के जो सज्जन थे, उन्होंने, जिसको हम हिंदी का पहला समाचार पत्र
उद्दंत मार्तंड नाम से जानते हैं। यह उद्दंत मार्तंड, इसका संपादन प्रकाशन जुगल किशोर जी ने किया। इसके बाद बाबू तारामोहन मिश्र ने सुधाकर तथा बुद्धि प्रकाश जैसे पत्र और पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन करने का खड़ी बोली के माध्यम से रचनात्मक काम किया। यहाँ तक आते आते एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी खड़ी बोली को पंख लग गए, उसकी गति बढ़ गई। और क्योंकि पत्र पत्रिकाएं एक ऐसा माध्यम है जो घर तक, पाठकों तक, उनके दरवाजे तक पहुंचती हैं और उन्हें किसी संस्था में, किसी स्कूल कॉलेज में या किसी विधिवत शिक्षण संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो भाषा के साथ हम ये जानते हैं कि पठन, वाचन, श्रवण आदि की ये जो चरण हैं, इनसे जुड़ने के साथ भाषा अर्जन जो है वो सहज होता है। तो धीरे धीरे जन सामान्य को, भारतवासियों को खड़ी बोली हिंदी गद्य घर पर, दरवाजे पर उपलब्ध होने लगी और वो उसके माध्यम से जुड़ते चले गए। खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास अगर इस चौथे चरण तक आते आते हुआ तो उसमें दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की भूमिका रही। एक जिसको हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं और दूसरा जिसको हम आर्य समाज के नाम से जानते हैं। देश में सुधार की दृष्टि से, जागरण की दृष्टि से, समस्याओं को उजागर करते हुए समाधान खोजने की दृष्टि से इन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण काम किया है, हम जानते हैं। लेकिन भाषा के विकास और उसकी एक पुख्ता नींव रखने की दृष्टि से भी इन दोनों संस्थाओं ने महत्वपूर्ण काम किया। ईसाई धर्म प्रचार, धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति, बहुत सारे हिंदू समाज के भारतीय लोग वो ईसाई धर्म की ओर लोभ लालच के कारण उन्मुख होने लगे थे। उनको देखकर राजा राममोहन राय ने बंगाल में वेदांत तथा उपनिषदों के ज्ञान से अवगत कराने के लिए, हमारा जो ऐतिहासिक ज्ञान है, पौराणिक ज्ञान है, ताकि उसकी जानकारी लोगों को मिले और जो ईसाई धर्म की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, उनको रोका जाए। उसके लिए वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान भारतीयों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये ब्रह्म समाज नाम की एक संस्था जिसने जन जागरण का काम किया, जिसने हमारे जिसकी बात मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, कि हमारा जो बड़ा उज्जवल अतीत था, उस उज्जवल अतीत को, हमारी जो मूल्यों की एक सशक्त परंपरा है, उसको जानने समझने की आवश्यकता है। और ये जानने के बाद ही ये धर्म परिवर्तन रुक सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। शुद्ध ब्रह्मोपासना के लिए उन्होंने वेदांत सूत्रों का हिंदी में विधिवत बहुत ही प्रशंसनीय स्तुत्य अनुवाद किया और वह अनुवाद आज भी हमें उपलब्ध होता है। उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं तो देख सकते हैं। बंगदूत नामक एक पत्र प्रकाशित किया जिसके माध्यम से जागरण के कार्य को और बल मिला, अधिक शक्ति मिली। उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके आर्य भाषा हिंदी के प्रयोग पर बल दिया, आर्य समाज को स्थापित किया। उन्होंने भी समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत काम किया, जन जागरण के क्षेत्र में काम किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने आर्य भाषा हिंदी के प्रयोग पर बल दिया और इस तरह तत्सम शब्दावली युक्त हिंदी भाषा के प्रयोग पर उन्होंने बल दिया। पंजाब निवासी श्री नवीन चंद राय ने भी सरकारी भाषा नीति का विरोध करते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता को नकारा और हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। नवीन चंद राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका और विधवा विवाह जैसी पुस्तक आदि का सृजन करके इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। माफी चाहूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करना होगा। आपने बहुत सारे मूल तत्वों को बताया कि वो किस तरीके से कारगर साबित हुए गद्य के उद्भव एवं धीरे धीरे करके उसके विकास के बारे में। आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम अपने जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे फिर मुखातिब होंगे और इस विषय पर और जानकारी हम पा सकेंगे डॉक्टर पीसी टंडन साहब से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार।